नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है और बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। हरियाणा के नूह जिले से एक चौंकाने वाली गिरफ्तारी सामने आई है। अरमान नाम के एक व्यक्ति को भारत पाक संघर्ष के दौरान पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। नगीना पुलिस को मिली इनपुट्स के आधार पर 16 मई को ये कार्रवाई की गई है। डीएसपी अजायब सिंह ने पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी रिमांड पर है और उससे पूछताछ जारी है। शुरुआती जांच में कुछ पुख्ता सबूत पुलिस के हाथ लगे हैं, जिनके आधार पर आगे की कार्रवाई तेज कर दी गई है। ये मामला सिर्फ नूह तक सीमित नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है और इसीलिए इस पर कड़ी नजर बनी हुई है। ये हमारे नगीना पुलिस द्वारा खुफिया सूचना के आधार पर एक युवक है अरमान, उसको गिरफ्तार किया गया है। उसके ऊपर ये शक था कि वो पाकिस्तान को सेना की व देश की अन्य खुफिया जानकारियां उपलब्ध करा रहा था। जब ये उस टाइम ये था वो आक्रमण का युद्ध का टाइम था, तो उस टाइम ये सूचनाएं दे रहा दो देश के लिए खतरा सिद्ध हो सकती थी। इसी आधार पर उसको 16 मई को हमारी नगीना पुलिस द्वारा बड़कली चौक से गिरफ्तार किया गया। सर, कितनी बार ये पाकिस्तान गया था, कुछ ये अभी सारी उसकी जानकारी हमारे पास रिमांड पर है। वो उसके मोबाइल से व अन्य जो पासपोर्ट वगैरह है उनसे उपलब्ध जो जानकारी उपलब्ध हो उसके बारे में सूचना इकट्ठी कर रही है और उससे प्रीवियस रिपोर्ट के बारे में पुलिस जानकारी। ये हमारे नगीना पुलिस द्वारा खुफिया सूचना के आधार। चलिए बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। दिल्ली से बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली के होटल में भीषण आग लगी है। बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। दिल्ली के होटल में भीषण आग लगी है। पश्चिम बिहार में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। बड़ी जानकारी सामने निकल कर के आ रही है। मौके पर दमकल की 6 गाड़ियां मौजूद है। होटल में धुआं और चीख पुकार की 2 तस्वीरें सामने निकल करके आ रही है। आग बुझाने का काम अभी भी जारी है। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं दिल्ली के पश्चिम बिहार से, जहां पर बड़ी खबर सामने आ रही है कि एक होटल में अचानक ही भीषण आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची है और आग बुझाने का काम लगातार जारी है। राहत की बात यह है कि अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई है, लेकिन होटल के अंदर धुएं के कारण फंसे लोगों को निकालने का काम प्राथमिकता पर किया जा रहा है। आग कैसे लगी इसको लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। और चलिए एक और अहम जानकारी की तरफ रुख करेंगे। भारतीय सेना को इमरजेंसी खरीद की मंजूरी मिली है। बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। भारतीय सेना को बड़ी मंजूरी मिली है। जानकारी के मुताबिक इमरजेंसी खरीद की मंजूरी है। ये 40,000 करोड़ के डिफेंस खरीद की मंजूरी मिली है। लगातार हम देख रहे हैं पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना की बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान के ऊपर रही और इस दौरान डिफेंस सिस्टम ने बहुत यहाँ पर जो है सैन्य प्रदर्शन किया और उसी बीच अब ये जानकारी सामने निकल करके आ रही है कि एक बार फिर से भारतीय सेना को बड़ी मंजूरी मिली है। 40,000 करोड़ की डिफेंस खरीद की यह मंजूरी है, जो कि एक बड़ा कदम बताया जा रहा है भारतीय सुरक्षा नीति को लेकर। चलिए खबरों की ओर रुख करेंगे। गुजरात के महिसाना से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने के पटेल और मधुबेन के पटेल नर्सिंग कॉलेज के नवनिर्मित भवन का विधिवत उद्घाटन किया। इस कॉलेज के माध्यम से अब क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी पढ़ाई को नई दिशा मिलेगी और मेडिकल सेक्टर को प्रशिक्षित स्टाफ की अहम ताकत भी मिल जाएगी। उद्घाटन समारोह के दौरान अमित शाह ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐसे संस्थानों की आवश्यकता को लेकर बात भी की है। तो देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के जन्मदिन के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उनके निवास पर पहुंचे और उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच सौहार्द और सम्मान की तस्वीरें सामने आई।
उपराष्ट्रपति के योगदान को याद करते हुए राजनाथ सिंह ने उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की है। ये मुलाकात सिर्फ एक औपचारिक बधाई नहीं बल्कि देश के शीर्ष नेतृत्व के बीच आपसी सम्मान और गरिमा का प्रतीक भी बन गई है। अब रुख करेंगे पटना की ओर, जहां पर सियासत के गलियारों में हलचल मचाने वाली खबर सामने आई। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरसीपी सिंह की पार्टी आप सबकी आवाज के जनसुराज में विलय होने पर तीखा वार किया है। तेजस्वी ने कहा कि आरसीपी और प्रशांत किशोर दोनों कभी जेडीयू के शीर्ष नेता रहे हैं, एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब जब ये दोनों एकजुट हो रहे हैं तो बिहार की जनता भी समझ रही है कि ये सब किसके इशारे पर हो रहा है। सियासत की इस नई जुगलबंदी को लेकर बिहार में सियासी बयानबाजी तेज है। देखिए, दोनों तो जदयू में थे, एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। तो इस पे कौन करा रहा है, कैसे हो रहा है, इस सब बिहार की जनता तो जानती ही है किसके इशारे पे हो रहा है। हालांकि इस पे हमको क्या टिप्पा टिप्पणी ज्यादा करना है, सब लोग अपना लोग देखिए दोनों। चलिए आगे खबरों में रुख करेंगे बहुजन समाज पार्टी की ओर, जहां पर एक बार फिर से बड़ा सियासी मोड़ देखने को मिला है। मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी में फिर से अहम जिम्मेदारी सौंप दी है। आकाश आनंद को बीएसपी का मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। यह ऐलान खुद मायावती ने पार्टी के सीनियर नेताओं की बैठक में किया। कभी पार्टी का चेहरा माने जा रहे आकाश आनंद को दोबारा से यही पद मिलना साफ संकेत है कि बीएसपी अब नए सिरे से अपनी सियासी दिशा तय कर रही है। अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों में आकाश आनंद क्या नई रणनीति लेकर के उतरते हैं। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं हैदराबाद से, जहां पर चार मीनार के पास बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। अब तक कुल 17 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। 10 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका जताई जा रही है। बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, अहम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हैदराबाद से, जहां पर आप देख सकते हैं कि अग्निशमन की टीम पूरी मशक्कत के साथ आग पर काबू पाने में जुटी हुई नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि अभी भी कई लोग हैं जो अंदर फंसे हो सकते हैं। फिलहाल अभी तक कोई एक स्पष्ट आंकड़ा निकल के नहीं आया है। मिली जानकारी के मुताबिक 17 लोग इसमें बताए जा रहे हैं कि 17 लोग मौत बताया जा रहा है कि 17 लोगों की मौत हो चुकी है, 10 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और अभी भी जानकारी मिल रही है कि आंकड़ा और बढ़ सकता है। तो हैदराबाद के चार मीनार के पास गुलजार हाउस इलाके में भीषण आग लगने से 17 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी मौके पर पहुंचे और तेलंगाना आपदा प्रतिक्रिया एवं अग्निशमन सेवा के महानिदेशक वाई नागी रेड्डी से बातचीत की। ओवैसी ने हादसे की गंभीरता को देखते हुए राहत कार्यों की समीक्षा की और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। यह हादसा पूरे हैदराबाद को झकझोर गया है, जहां एक ही घर में 17 लोगों की जान चली गई। सिस्टम की तैयारियों पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। चलिए रुक करते हैं महाराष्ट्र की ओर। महाराष्ट्र के सोलापुर से दर्दनाक खबर सामने आ रही है। एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत बताई जा रही है। 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल है। बताया जा रहा है कि वे अभी भी अंदर फंसे हुए हैं। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद है और आग बुझाने का काम जारी है। राहत बचाव अभियान तेज कर दिया गया है। तो वही तेलंगाना में जीएसटी दिवस 2025 को खास अंदाज में मनाया गया। हैदराबाद में सीजीएसटी और सीमा शुल्क विभाग ने फिट इंडिया अभियान के तहत
नेकलेस रोड पर साइकिल मैराथन का आयोजन किया। पीवी ज्ञान भूमि से शुरू हुई इस पहल में लोगों ने बढ़ चढ़कर के हिस्सा लिया। उद्देश्य साफ था, स्वास्थ्य और कर जागरूकता को एक साथ बढ़ावा देना। तो वही दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में शनिवार शाम बड़ा हादसा हो गया। एक निर्माणाधीन इमारत ढहने से 3 लोगों की जान चली गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है और जांच के आदेश दे दिए हैं। प्रशासन से रिपोर्ट तलब की गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। राहुल गांधी के विदेश मंत्री एस जयशंकर पर उठाए सवालों के बीच अब डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल घई का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद संवाद की कोशिश की गई थी। सेना की इस प्रतिक्रिया को राजनीतिक हलकों में अहम माना जा रहा है, क्योंकि राहुल ने विदेश नीति पर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। डीजीएमओ की टिप्पणी से इस पूरे मामले में नया मोड़ आ चुका है। तो बांग्लादेश से आयात को लेकर लगे प्रतिबंधों पर बीजेपी नेता दिलीप घोष ने तीखा बयान जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि जब हम पाकिस्तान पर शिकंजा कस सकते हैं तो बांग्लादेश क्या चीज है। बांग्लादेश चारों ओर से भारत से घिरा है। हवा, पानी, व्यापार सब कुछ हमारे हाथ में है। घोष ने चेतावनी दी है कि अगर बांग्लादेश भारत के खिलाफ जाएगा तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा। इस बयान के बाद राजनीतिक तापमान और बढ़ चुका है। पाकिस्तान को हम टाइट कर सकते हैं, तुर्कस्तान के तुर्कों के टाइट को कर सकते हैं। बांग्लादेश तो कौन है, चारों तरफ से घिरा है हमारी तरफ से। पानी से लेकर हवा तक हमारे हाथ में है, बिजनेस से लेकर सब कमर सब हमारे हाथ में है। तो उनको समझना चाहिए कि देश के विरोध, भारत का साथ विरोध करके कैसे जिंदा रह सकते हैं। तो हम वैसे ही हैं, भारत जिस प्रकार करता है बिना हाथ लगाए। पाकिस्तान को हम टाइट कर सकते हैं, तुर्कस्तान के तुर्कों के टाइट को कर सकते हैं। बांग्लादेश तो कौन है, चारों तरफ से घिरा है हमारी तरफ से। पानी से लेकर हवा तक हमारे हाथ में है, बिजनेस से लेकर सब कमर सब हमारे हाथ में है। तो उनको समझना चाहिए कि देश के विरोध, भारत का साथ विरोध करके। एक देश जो दुनिया में धर्म के नाम पर बनता है, 2 स्टेट पॉलिसी को मानते हुए भारत से अलग हो जाता है, आज उसी देश में अपने ही धर्म के मानने वालों के खिलाफ उनका अत्याचार इतना बढ़ गया कि वो देश एक बार फिर 2 हिस्सों में बंटने की दहलीज पर आकर खड़ा हो गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। वैसे तो पाकिस्तान ने अपना टाइम पर बड़ी बड़ी क्राइसिस देखी है, इकोनॉमी, मिलिट्री रूल, पॉलिटिकल ड्रामा, सब कुछ। लेकिन अभी जो ये टाइम चल रहा है, इसमें सिचुएशन ऐसी हो गई है कि बात अब पाकिस्तान के सर्वाइवल तक आ चुकी है। अभी हर तरफ बलूचिस्तान वाली ही बात हो रही है, क्योंकि बलूचिस्तान अपना एक अलग देश की मांग करने लगा है। तो सवाल आता है कि ऐसी क्या बात हो गई कि बलूचिस्तान अलग होना चाहता है। वो लगातार दुनिया के देशों को अपनी ओर खींचना चाहता है। तो जानने के लिए हमारे इस रिपोर्ट को देखिए। दरअसल बलूचिस्तान के लोगों का अलग देश की मांग अब अपनी चरम पर है। वहां के नेता से लेकर आम जनता तक इस बात को दुनिया के सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं कि अब हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है, पाकिस्तान के अन्याय को नहीं सहना है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। आखिर बलूचिस्तान के लोग ऐसा क्यों चाहते हैं? तो इसके पीछे भी कहानी है और उस कहानी का हिस्सा है शोषण, दर्द, अराजकता और अन्याय जो बलूचिस्तानियों के साथ लगातार किया गया है। बता दें कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने की कई वजह हैं, जिनमें भेदभाव, गरीबी और संसाधन शोषण शामिल है। बलूच लोग का कहना है कि उन्हें पाकिस्तान में भेदभाव का सामना करना पड़ता है, खासकर पंजाब क्षेत्र के लोगों से। इसके अलावा बलूचिस्तान में 70% से अधिक आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती है, जबकि यह क्षेत्र खनिज संपदा से भरपूर है।
जिसका दोहन पाकिस्तान द्वारा किया जाता है। यह शोषण इतना बढ़ गया है कि लोग पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर आ गए हैं और इस विरोध के दौर में भी पाकिस्तान द्वारा लगातार वहां की माताओं बहनों के साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है, युवाओं को गायब कर दिया जा रहा है। तो क्या सवाल उठना वाजिब नहीं हो जाता है कि आखिर कब तक बलूच लोगों पर अत्याचार होता रहेगा? इसलिए आज बलूचिस्तान ने अपनी आजादी का ऐलान करके ऐसी ताकत दिखाई है कि इस्लामाबाद की नींद उड़ गई है। आज वहां के लोग भारत और दुनिया के देशों से कह रहे हैं कि आओ और देखो बलूच लोगों की हालत। वो कह रहे हैं कि भारत आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इस नापाक पाकिस्तान को सबक सिखाने का समय आ गया है। लेकिन भारत जो अपनी सादगी के लिए दुनिया में जाना जाता है, जो यूएन के बनाए नियमों को मानता है, वह ऐसा करने से बच रहा है। लेकिन भारत को अपनी नीतियों में बदलाव लाने की जरूरत है, क्योंकि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के समय यह देखा गया है कि जितने भी संस्थाएं शांति के नाम पर बनाए गए हैं, सबके सब बेकार हैं। जो अमेरिका और पश्चिमी देश चाहते हैं वही करता है, क्योंकि अमेरिका आतंक के पनाहगार पाकिस्तान का साथ दे देता है। सीरिया के आतंकी को देश का राष्ट्रपति कबूल कर लेता है। चाइना खुले तौर पर आतंक का साथ देता है और सभी संस्थाएं मौन धारण किए बैठी रहती हैं। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के जनरल मुनीर ने कहा था कि तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। Inshallah, you will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. Balochistan, you think this 1500 people belonging to BLA and BLF and BRA, etc., can take away Balochistan from us? We have those brave fathers that who proudly shoulder the funeral of their sons and take them to the graves. Pakistan will not fall. And for as long as we have those brave mothers that who proudly sacrifice their sons for the sake of the country, Pakistan will not fall. इस पीड़ा ने, इस दर्द ने बलूचिस्तान को इस मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है कि आज वहां की महिलाओं को अपने हक के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, आजादी के लिए लड़ना पड़ रहा है। दरअसल डॉक्टर महरंग बलोच की अगुवाई में महिलाओं और पुरुषों ने पाकिस्तान के आतंकवाद और अन्याय के खिलाफ डटकर मानवाधिकारों का झंडा मजबूती से थाम रखा है। आपकी जारियत नंगी हो चुकी है, आपकी जारियत, आपका जब नंगा हो चुका है। आप चाहे जितने बिलियन डॉलर खर्च करें, लेकिन वो खूनख्वारी जो आपने बलूचिस्तान के गली मोहल्लों में की, उसको नहीं छुपा सकते। अरे इंतहा तो देखो जालिमो, आज बलोच माए आपसे, आप उनके वो प्यारे जो आपने मसख करके फेंक दिए, वो आपसे ये नहीं मांगते कि हमें इंसाफ दो, हमारे बच्चों के कातिलों को सजा दो। वो आपसे ये मांगते हैं कि शिनाख्त करके दो कि ये मेरा बेटा है या नहीं है। ये अलमिया है। सोचना चाहिए आपको कि आपकी औकात इतनी गिर चुकी है कि आज वो माँ भी आपसे इंसाफ नहीं मांग रही। बलूच आंदोलन अब सिर्फ एक क्षेत्रीय विरोध नहीं रह गया है, बल्कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संकट बन चुका है। बलूच कार्यकर्ता अमेरिका, यूरोप और भारत तक अपनी आवाज पहुंचा चुके हैं। बलूच की एक ही मांग है कि हमें आजादी चाहिए, पाकिस्तान से पूरी तरह अलग होकर। यह सिर्फ एक आंदोलन नहीं, ये हक की लड़ाई है, इंसानियत की पुकार है। बलूचिस्तान की आवाज अब दबी नहीं रहेगी और दुनिया को इससे सुनना ही होगा। तो क्या पाकिस्तान का अगला बंटवारा अब दूर नहीं? बेहतर जीवन जीने के लिए इंसान के स्वास्थ्य का बेहतर होना न केवल जरूरी है, बल्कि ये समाज की समग्र प्रगति के लिए भी आवश्यक है। हालांकि कई सालों से स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार की दिशा में चर्चाएं तो हो रही हैं, लेकिन आज भी स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति बहुत बेहतर नहीं हो पाई है। इसीलिए हम ये रिपोर्ट लेकर के आए हैं। पहले ये रिपोर्ट देखिए।
आपको बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। उन्होंने स्टाफ के अलावा मरीजों के साथ बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। सीएम ने भरोसा दिलाया कि जो भी समस्याएं हैं उनका जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया से भी बातचीत की, जिसमें उन्होंने इस हॉस्पिटल को लेकर उठाए जाने वाले कदमों के बारे में जानकारी दी। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल इस क्षेत्र का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जहां मरीजों का दबाव अधिक रहता है। इसके आसपास ऐसा कोई दूसरा बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि इस समस्या से निपटने के लिए दूसरी बिल्डिंग का निर्माण कार्य पूरा कराने का फैसला लिया गया है। संजय गांधी हॉस्पिटल इस क्षेत्र का वो हॉस्पिटल है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। आसपास के एरिया में और कोई भी बड़ा हॉस्पिटल नहीं है और यहाँ पे इतनी ज़्यादा बहुतायत रहती है कि लगभग 2700 पेशेंट्स का ओपीडी रोजाना होता है। इतने सारे डिलीवरी केसेस यहाँ होते हैं और बेड्स की लगातार कमी है। नई बिल्डिंग जो यहाँ पे बनना शुरू हुई थी वो भी आधी अधूरी हालत में सालों से पड़ी हुई है। आज हमने उस बिल्डिंग का पूरा रिव्यू किया है, उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की दिशा में अपनी टाइम लिमिट्स दी हैं और तुरंत ये बिल्डिंग पूरी हो इसके लिए जो भी बजट सेंक्शन चाहिए, जो पहले जितने का था ये 362 करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट था और उसमें अब जो भी रिक्वायरमेंट हो रहा है सरकार अपनी ओर से उसमें कोई कमी नहीं छोड़ेगी। तुरंत इसको शुरू करना, इसमें पार्किंग एरिया को डेवलप करना, आनन फानन में जो पिछली सरकार के समय काम को आधा अधूरा छोड़ दिया गया, अब वर्तमान की सरकार उसे पूरा करेगी और पूरी तरीके से मेरी ये हिदायत है कि किसी भी हॉस्पिटल में दवाइयों की कमी नहीं रहनी चाहिए। पहले तो एक एमएस के पास 4 अस्पताल थे, अब हमने एक हॉस्पिटल के साथ में एक एमएस की ड्यूटी लगाई है जो पूरी तरीके से उसको लुक आफ्टर करेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अस्पताल में उपलब्ध बेड को लेकर भी बयान दिया और कहा कि इस हॉस्पिटल में बेड की संख्या भी कम है। दिल्ली के अस्पतालों में दवाओं की कमी भी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों को अस्पताल में बेहतरीन सुविधाएं मिले, इसके लिए लगातार काम किए जा रहे हैं। तो साफ जाहिर है कि अगर नियत और इरादा मजबूत हो तो किसी भी समस्या का समाधान मुमकिन है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का ये निरीक्षण सिर्फ एक दौरा नहीं बल्कि एक संदेश है कि अब समय आ गया है जब स्वास्थ्य सेवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। मरीजों को बेहतर सुविधा मिलना उनका अधिकार है और इससे सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी। अब देखना ये हो। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।